आज हम 2019 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के प्रश्न थोड़े ज़्यादा मज़ेदार हैं, क्योंकि मज़ेदार तो होता ही है। मुझे लगता है मुझे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि दो कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और तीसरा कह रहा है एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा इससे कथन सही है? तो आप देखिए, जैसे एक कीवर्ड है कि ना, जब सिर्फ वाला, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, तो ये इस तरीके के वर्ड ना अक्सर गलत ही होते हैं, ठीक है। कि मतलब कहते हैं सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, तो ये मैक्सिमम गलत ही होते हैं। लेकिन ये इस विकल्प के लिए सही है, यहाँ ये गलत नहीं है, क्योंकि एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं और ये अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ हमारा सिर्फ सही नहीं है, क्योंकि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर जंगलों में। तो ये एकदम हमारा सही है। दूसरा गलत है, कह रहा है कि दो कोबड़ वाले ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ जो है ना, ये सही है, क्योंकि दो कोबड़ वाला ऊँट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मंगोलिया और चीन में भी पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन भी सिर्फ वाला ये गलत है, कह रहा है एक सिंग वाला गेंडा सिर्फ प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो गेंडा एक सिंग वाला नेपाल में भी पाया जाता है, यहाँ के चितवन नेशनल पार्क में। तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। हमारा सिर्फ एक ऑप्शन सही हो गया। तो ये सिर्फ वाला जब होना, तो मैक्स टू मैक्स ये गलत ही होता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि ये गलत नहीं है। अब जैसे यहाँ गलत नहीं है, तो हमको ध्यान देना है ट्रिक्स के साथ साथ अपनी उसका भी, बुद्धि और विवेक का भी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? तो जैसे ये दिए हुए हैं कई सारे वन हैं जो रिजर्व हैं, जैसे नेयार है, पेपार है, शेरदुने वन्य जीव अभ्यारण्य है, कालाकट मुंडनथुरई बाघ रिजर्व है। फिर दूसरे ऑप्शन मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम वायनाड है, साइलेंट वैली है, ठीक है। तीसरा है कौंडेना गुडला वमेश्वर पापीकोंडा, ठीक है, और मुखर्ती नेशनल पार्क। और चौथा है काबल श्री वेंकटेश वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व, ठीक है। तो आप अगर सोचें ना, तो अब इनको हम अगर हम पढ़ेंगे अगस्त्यमलाय वन्यजीव अभ्यारण्य, तो देखिए इसको हल करने की ट्रिक्स भी है, लेकिन ये ट्रिक्स तभी काम करेगी जब आपने इसके बारे में पढ़ा हो। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व से अक्सर प्रश्न बनता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम सोचें, ठीक है, कि अब जैसे ये डी ऑप्शन देखें, कह रहा है नागार्जुन श्री सेलम। अब देखिए ये कल ही हमने पढ़ा था कि नागार्जुन श्री और सेलम कहाँ है वन्यजीव अभ्यारण्य? ये वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। और ये वाला जो जिसकी ये बात कर रहे हैं अगस्त्यामलय वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तो देखिए अगर ये हमको पता है ना, तो हम सोचें तो ये हम इसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि ये कौंडिन्य गुंडाला वम्बेश्वर और पापीकोंडा, ये भी हमने कल पढ़ा था। पापीकोंडा हमने कल पढ़ा था ना कि कावेरी बेसिन में नहीं है, तो पापीकोंडा कौन से बेसिन में था? हमने कल पढ़ा था गोदावरी बेसिन में, ठीक है। तो और ये कहाँ है? आंध्रा में। तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए दो हमने आउट कर लिए, ठीक है, दो हमारे विकल्प कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखिए तीसरा, कह रहा है कि मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और साइलेंट वैली, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें तो वायनाड जो है ये नहीं है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे 3 आउट हो गए, तो ये आंसर हमारा हो गया। लेकिन ये तभी आप कर पाएँगे ना जब आप इनको अच्छे से पढ़े रहेंगे, ठीक है। जैसे अगस्त्यमलाय हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो इनको हमको बहुत अच्छे से करना है। तब हम इसमें छोटी-छोटी कमियाँ खोज के निकाल सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो ये प्रश्न बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ए हो गया, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एनवायरनमेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं, ठीक है, कुछ। अगला कह रहा है मछली की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं, ये यहाँ भी देखिए कुछ है। तीसरा कह रहा है कि समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं, यहाँ भी कुछ है। और चौथा कह रहा है सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रजक होती हैं, यहाँ भी कुछ है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? और हमने कहा जब कुछ वाली स्थिति हो ना, तो ये संभावना देती है, और संभावना में हो सकता है सारे सही हैं और एकदम ये सारे सही हैं। इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार। एक तरफ वन्य प्राणी दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया है प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए अगला, पहला है कि नीले मीन पक्ष वाली महाश्री कावेरी नदी। दूसरा कह रहा है इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी। तीसरा कह रहा है मोरचा राष्ट्रीय चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? अब देखिए ये वाला अगर आप
पहचाने, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वाले को, पहले विकल्प को। 2022 वाले पेपर में प्रश्न बना था। ठीक, वहाँ गोल्डन महाश्री पूछा था, यहाँ नदी पूछा है। वहाँ पूछा था कि इनमें से कौन सा पक्षी नहीं है, तो देखिए महाश्री क्या हो गया, यहाँ मछली है। अगर ये वाला यहाँ किसी ने अच्छे से PYQ किया होगा तो 22 में वो सही करके आएगा। ठीक है, तो ये कावेरी नदी में पाई जाती है, एकदम सही बात है। और ये कावेरी और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, कावेरी है, कृष्णा है, उसके बेसिन में ये पाई जाती है। दूसरा कह रहा है इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी, तो इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं पाई जाती, क्योंकि एक तो इरावदी का नाम देखिए, इरावदी नदी। ठीक है, दूसरा इरावदी डॉल्फिन हमारे यहाँ चिल्का लेक में पाई जाती है, ना कि चंबल में। चंबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, और चंबल गंगा की सहायक है, तो उसमें गंगा डॉल्फिन हो जाएगी जो मीठे पानी की है। तो यहाँ घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं, ना कि इरावदी डॉल्फिन। तीसरा चिट्टीदार बिल्ली पूर्वी घाट, एकदम सही है, ये भारत और लंका 2 जगह पाई जाती है। तो हमारा 1 और 2 3 विकल्प सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम PYQ कितनी मदद मिलती है, अगर किसी ने यहाँ ध्यान दिया होगा तो 22 में प्रश्न सही करेगा। अब हो सकता है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से कितने प्रश्न 26 वाले पेपर में ऑप्शन के रूप में या प्रश्न के रूप में हमको मिले, तो इसलिए PYQ करना बहुत जरूरी है। कम से कम ये तो आइडिया लगता है कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं, और इनको बिना किए आप नहीं समझ पाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म सूक्ष्म मणिकाओं यानी कणिकाएं यानी माइक्रोबिट्स। ठीक है, माइक्रोबिट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि डी ऑप्शन से अगर हम चलें, कह रहा है अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट में किया जाता है। दूसरा कह रहा है ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों में अवशोषित हो जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि ये बच्चों के त्वचा कैंसर का कारण बनी जाती हैं, और पहला कह रहा है कि यह समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे अत्यधिक चिंता का विषय ये है, क्यों? क्योंकि समुद्री परितंत्रों में ये शामिल हो चुकी हैं, यानी हमारी ये फूड चेन में शामिल हो रही हैं धीरे-धीरे। और ये मतलब समुद्र के कई जगह ऐसे स्थानों पे पाई गई हैं, मतलब प्लास्टिक माइक्रोबिट्स, जहाँ मतलब देखा जाए तो कोई बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ दूर-दूर तक कोई बस्ती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत चिंता का विषय है, तो आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि मतलब किस लिए पाया, किस काम में। तो पहला कह रहा है कि यह प्रति मलेरिया औषध का संधारणी स्रोत है। ठीक, दूसरा कह रहा है यह जैव डीजल का संधारणी स्रोत है। तीसरा कह रहा है कागज उद्योग के लुगदी का संधारणी स्रोत है। और चौथा कह रहा है वस्त्र तंत्र का संधारणी स्रोत है। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, मलेरिया के लिए नहीं है। मलेरिया के लिए तो हम अक्सर पढ़ते हैं ना, सिनकोना वगैरह होता है। ठीक है, सिनकोना की छाल वगैरह। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है जेब डीजल, तो ये भी नहीं है। जेब डीजल के लिए हम लोग जेट्रोफा वगैरह के बारे में सुनते हैं। और तीसरा कह रहा है कागज उद्योग के लिए, तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर है वस्तु तंत्र या संधारणीय स्रोत। तो ये उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे हम लोग रस्सी बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, साल का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक तंतु होता है ठीक है, और मतलब इसे वस्त्रों के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा डी आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला कह रहा है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। दूसरा कह रहा है किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। और तीसरा कह रहा है किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। अब देखिए, दूर संवेदी उपग्रह से क्या होता है ना, कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति पर्णहरित का अंश, यानी देखिए साइंस जब होता है ना तो वहाँ संभावनाएं होती हैं, और ऐसी स्थिति में ना हो सकता है कि ऐसा होता और ये होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, जब इस तरीके साइंस का क्वेश्चन हो ना, तो आप संभावनाओं पे जाइए, और ऐसी स्थितियां बनती हैं और ऐसा होता है और हो भी सकता है और होता भी है। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती ना जहाँ तक हम नहीं सोच सकते, लेकिन हो सकता है वहाँ तक चीज़ें होती हों। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमको तीनों ही मान लेने में भलाई है, और ये इसका आंसर भी देखिए डी ही है। ठीक है, तो साइंस इन्वायरमेंट जो ऐसे संभावना वाले प्रश्न हो तो उसको हमको तीनों ही मान लें। बहुत अजीब सी स्थिति हो तब बात अलग है। ठीक है, या आपको पता ही हो एकदम और आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ के तो नहीं आना है। ठीक है, करके ही आना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण इन श्रेणियों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा तथा
समुद्री स्थल के नीचे पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को हमको चुनना है। तो भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, तो एकदम ये हमारी सही बात है। क्योंकि मीथेन जो होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? जैसे आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट होता है उसके तलछट के नीचे, ठीक है। महाद्वीपीय मार्जिन जो होता है वहाँ तलछट के नीचे पाया जाता है। अंतर्देशीय झीलें जो हैं, ठीक है, वहाँ पाया जाता है आर्कटिक बर्फ के नीचे। अब जाहिर सी बात है जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, तो ये निर्मुक्त हो सकता है। और जब सकता जैसा वर्ड हो तो हमको मानना भी है, तो ये हमारा सही है। अगला कह रहा है कि भू मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा तथा समुद्र स्थल के नीचे पाए जाते हैं, तो एकदम सही है। देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक तक रहती है, तो ये भी सही। मीथेन का जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 12 साल तक होता है, तो ये भी सही है। और ये हमारे तीनों विकल्प हमारे सही हैं, ठीक है। तो तीनों सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मीथेन हाइड्रेट जो होता है वो परमाफ्रॉस्ट के नीचे पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में निर्मुक्त उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? अच्छा अब एक बात बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड जब ये फसल जलेंगे और अवशेष जलेंगे तो फिर से धुएं के अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन से पदार्थ होंगे? तो हमको ना अब ये थोड़ा ब्रॉड सोचना होगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हो ही सकता है, क्योंकि जब भी कुछ जलता है, अगर जला है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, जैसे कि चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मीथेन भी हो सकता है, ठीक है, ओजोन भी हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये चारों ही हैं और ऐसे प्रश्नों में हमको चारों ही मार के आने हैं, क्योंकि खुद सोचिए ना धुएँ में कौन-कौन से तत्व हैं, तो ये या कौन-सा नहीं है, ये सोचना अपने आप में बड़ी बात है। और ये सारे के सारे प्रदूषण तत्व हैं, हम जानते हैं, निकलते हैं, प्रदूषण बढ़ाते ही हैं, तो ये चारों हो सकते हैं और ये हैं भी, ठीक है। तो ये आंसर इसका डी हो गया। अगला कह रहा है कि भारत में कार्बोफ्यूरान, मेथिल पैराथाइन, फोरेट और ट्राइएज़ोफास के इस्तेमाल को आशंका में देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? अब देखिए इस प्रश्न में ना, जैसे ये कार्बोफ्यूरान हो गया, ये मेथिल पैराथाइन, ये फोरेट, ये क्या होता है ना, जब ऐसे रासायनिक तत्वों पे कोई रोक लगती है, कोई गाइडलाइन आती है, तो ये चर्चा में रहते हैं। यानी करंट अफेयर की चर्चा में रहे होंगे तो ये पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे हैं कृषि में पीड़कनाशी यानी रसायन, जो कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जिन रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, ये वो हैं, ठीक है, कार्बोफ्यूरान वगैरह। तो ये अक्सर जैसे इनके वर्ड याद रखिए, ये हो सकता है कार्बोफ्यूरान यहाँ दे रखा है, अगली जगह कहीं ऑप्शन दे दे और कुछ और नाम से पूछ ले। अगर आपको पता है कार्बोफ्यूरान रासायनिक तत्व है, तब हम यहाँ इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ वहाँ कर लेंगे। तो ये आंसर इसका क्या हो गया? इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, सीधा-सीधा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की स्तुतियों के आधार पर बनाए थे। और तीसरा कह रहा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अववाह क्षेत्र या जलग्रहण के क्षेत्रों को भी सम्मिलित करता है, जैसे कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है? अब आप पहला देखिए, पहला कह रहा है कि ये अधिदेशात्मक है, यानी ऑर्डर टाइप है, तो ऑर्डर टाइप तो नहीं है, ठीक है, सरकार के लिए ऑर्डर टाइप नहीं है। दूसरा, रामसर सम्मेलन के खंड 4 में लिखा है कि कोई भी राष्ट्र हित के लिए किसी आर्द्र भूमि को नष्ट कर सकता है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आर्द्र भूमि के नियम 2010 भारत सरकार के रामसर सम्मेलन की स्थितियों के आधार पर बनाए गए थे, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के नियम जो 2010 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए हुए हैं, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन की स्थितियों के आधार पर नहीं, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अववाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार निर्धारित करता है, तो एकदम ये सही बात है, क्योंकि प्रभावी क्षेत्र का अच्छे से संरक्षण हो सके तो उसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। तो इसमें जलग्रहण क्षेत्र और अववाह क्षेत्र दोनों को शामिल किया गया है, यानी हमारा सिर्फ ऑप्शन 3 सही है, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रश्न है। इसमें अगर सोचें तो ट्रिक अगर देखना चाहें तो यही सोच सकते हैं कि ये आदेशात्मक कैसे हो सकता है। दूसरा अगर देखें कि ये रामसर सम्मेलन की स्थितियों के आधार पर बनाए गए हैं, इसमें अक्सर अपने नियम कानून होते हैं, तो ये और ये गलत है, ठीक है। तो ये उसमें संशोधन हुआ था इसलिए चर्चा में रहा होगा कुछ। अगला देखिए,
कह रहा है सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित यानी सीएनजी को एचसीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है एचसीएनजी का इस्तेमाल मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन करना है। दूसरा कह रहा है ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। तीसरा कह रहा है बसों के ईंधन के रूप में एचसीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर पांचवें हिस्से के रूप में मिलाया जा सकता है। और चौथा कह रहा है सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। अब देखिए पहला ऑप्शन, पहला कह रहा है कि एचसीएनजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड का विलोपन है। तो ये पूरी विलोपन शब्द ना जैसे लगता है पूरी तरीके से खत्म कर दिया हो, तो ऐसा नहीं है, विलोपन पूरी तरह से संभव नहीं। ठीक है, एचसीएनजी उत्सर्जन कम करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं करती। तो दूसरा पहला हमारा गलत हो गया। अगर पहला गलत होगा तो देखिए कितने कैंसिल आउट हुए, ये दो चले गए हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब बचे 2 और 3 यानी बी और सी। दूसरा कह रहा है कि ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है, तो एकदम सही है, कम तो करती है लेकिन विलोपन नहीं करती है। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि बसों के ईंधन के रूप में एचसीएनजी हाइड्रोजन के आयतन के आधार पर पांचवें हिस्से मिलाया जा सकता है। बिल्कुल मिलाया जा सकता है, और देखिए सकता शब्द हो तो पॉजिटिव लेना, क्योंकि हमने बोला ना साइंस जैसी चीज़ों में हो सकता है, तो ये सही है। 20% से 18 से 20% तक मिलाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी कम खर्चीला बनाती है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। जब कोई नई तकनीक आती है तो पुरानी हमें शुरुआत में हमेशा थोड़ी महंगी होती है। ये कह रहा है कि ईंधन को कम बनाता है, ये कतई गलत है, क्योंकि खुद सोचिए ना, सीएनजी की बात में एचसीएनजी नहीं हाइड्रोजन और मिलाया जा रहा है, तो ये महंगी कहाँ, सस्ती कहाँ से होगी, महंगी होगी। तो ये हमारा चौथा और पहला हमारा गलत हो गया, 2 और 3 हमारे सही हो गए। आंसर हमारा बी आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमको सोचना है, तो हम उत्तर तक आराम से पहुँचेंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। दूसरा कह रहा है वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? अब पहला विकल्प देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में लोक सहभागिता की आवश्यकता और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। ठीक है, अब आप सोचिए कि लोक सहभागिता के सहभागिता वितरण और उसकी रीति का उल्लेख करता है, लेकिन जबकि 1986 अधिनियम केंद्र सरकार को शक्तियां देने पर केंद्रित है। ठीक है, और लोक सहभागिता जैसी चीजें अक्सर नियमों और नोटिफिकेशन में हिस्सा होती हैं, ना कि मूल अधिनियम की। और यहाँ कह रहा है कि ये मूल अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण 1986, और ये कह रहा है यहाँ ऐसा होता है, सहभागिता की बात करता है, तो एकदम ये हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन को मानक निर्धारित करता है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि 1986 नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कानून एक अम्ब्रेला कानून है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम और विनियम बनाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि नियम और मानक तय करना, तो ये एकदम हमारा सही है। पहला हमारा गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो पहला विकल्प कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग करने होंगे। दूसरा कह रहा है ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे। तीसरा कह रहा है कि इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उत्बंधित होंगे। और चौथा कह रहा है अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले विकल्प की। तो पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि अपशिष्ट को 5 कोटियों में अलग अलग किया गया। अब देखिए 5, अब देखिए 5 जब जैसे नंबर दिया जाए ना, नंबर हमने बोला ना कई बार जब नंबर दिया था, तो उसमें सोचिए और एक मिनट रुकिए। तो ये 5 कोटियां नहीं है, यहाँ 3 कोटियां हैं। ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हजार्डस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक हजार्डस, तो 3 कोटियों में बांटा गया है। और जब यूपीएससी ना नंबर दे तो एक मिनट रुक के जरूर सोचना है। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है ये नियम केवल, अब देखिए यहाँ केवल शब्द आ गया, केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों और सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे, तो ये देखिए गलत है। एक तो केवल शब्द आना, थोड़ा रुक के हमको सोचना है, क्योंकि यह नियम ग्रामीण क्षेत्रों और जनगणना शहरों पर भी लागू होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादक के लिए एक आज्ञापक होगा कि एक जिले से उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना जाए। आप खुद सोचिए, एक जिले से
दूसरे जिले में ना जाए। कई बार ऐसा हो सकता है ना, तार्किक रूप से सोचेंगे कि एक तो ये पहले कठोर बात लग रही है, ठीक है? और कई बार क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाना पड़ सकता है, तो ये भी गलत है हमारा। तीसरा हमारा अपने आप सही हो गया कि यह नियम अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित करता है। अब खुद ही सोचिए आप, किसी भी प्रबंधन नियम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह कूड़ा फेंकने और उसकी प्रोसेसिंग के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन दे, और ये इसमें दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है? चलिए अगला देखिए। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? तो पहले तो आप हमें बताइए विस्तारित उत्पादक दायित्व क्या होता है? ठीक है, तो विस्तारित उत्पादक दायित्व यानी ईपीआर, ठीक है? ईपीआर क्या होता है कि जिस कंपनी ने सामान बनाया है, कचरा होने के बाद उसे वापस इकट्ठा करने और ठिकाने लगाने की ज़िम्मेदारी भी उस कंपनी की होगी, ठीक? अब आप सोचिए, पहला कह रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 1998। अब आप एक बात बताइए कि जैव चिकित्सा कौन? यानी अस्पतालों में जो होता है, जो निकलता है, मतलब कचरा कह सकते हैं ना, जो भी प्लास्टर है या जो भी इंजेक्शन यूज़ की हुई सुइयाँ हैं, नीडल्स हो गई, तो अब इसको कंपनी बनाने वाली तो इकट्ठा नहीं कर पाएगी, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? इसकी ज़िम्मेदारी होगी अस्पतालों की, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग 1999। अब सोचिए 1999 में प्लास्टिक को लेके और इतना बड़ा ईपीआर जैसा नया गाइडलाइन उस समय लागू होना थोड़ा अजीब-सा है, क्योंकि उस समय इतना एनवायरनमेंट को लेके नहीं था कि ईपीआर जैसी नई पॉलिसी जाए, ईपीआर अभी चर्चा में था, तो दूसरा हमारा गलत है। अब चौथे पे जाइए, कह रहा है डी कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011। अब सोचिए आप कि किसी कंपनी ने क्या किया कि चिप्स का पैकेट बना दिया। अब हमने पैकेट में चिप्स खाए और पैकेट फेंक देंगे। अब बताइए उस पैकेट को इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी कंपनी की होगी? कर ही नहीं पाएगी, थोड़ा कठिन काम है, तो इसको भी हटा दीजिए। ये हमारा सही है, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011, ये हमारा एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो उसको ज़िम्मेदारी वापस इकट्ठे करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? कंपनियों की होती है। इसमें भी लगातार संशोधन जारी है। तो अगर हमको ईपीआर पता होता तो हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचने की कोशिश तो कर ही सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी। चलिए, ठीक है, तो फिर आज इतने ही प्रश्न थे। कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, 2018 के डिस्कस करेंगे। चलिए, बने रहिए। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, जुड़े रहिए। ओके, नमस्कार।